घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1247 तुम कमीने। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1247 तुम कमीने। पिछला अध्याय। अगला अध्याय अध्याय 1247 तुम कम भक्त कमीने। पूर्ण विराम। 1247 तुम कमीने। और आपको लगता है कि मुझ में वह सब नहीं है जो उस कमीने को जड़ से उखाड़ सके? नक्स ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने दुश्मन को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो और दुम दबाकर कुत्ते की तरह भागता हो, गार्गन बोला। इस बार उसके शब्द कठोर थे। हालांकि नक्स को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और वह बस मुस्कुराता रहा। आर्किटुरस कुछ और नहीं बल्कि एक वेट स्टोन है, गार्गन। क्या? गर्गन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मत भूलो मैं कौन हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने अकेले ही सभी 7 नायकों को, सबसे युवा पीढ़ी के तथाकथित सबसे शक्तिशाली नायक को पराजित कर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वायरियाना ने पेश किया था। उसने मुझे आदेश दिया था कि मैं आकर नायकों की पिटाई कर दूं क्योंकि वे बहुत घमंडी हो रहे थे। हे प्रभु, मैं शुरू से ही आपकी तुलना में एक अलग खेल के मैदान पर खेलता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास आर्किटुरस को उखाड़ने के लिए कनेक्शन और शक्ति है? क्या आप वायरियाना के बारे में भूल गए? वह महिला अकेले ही एक इशारे से पूरे ड्रैगन महाद्वीप को मिटा सकती है। आपको क्या लगता है कि उसने ड्रैगन कॉन्टिनेंट और एक्सीडोजेनेसिस के बीच इस लड़ाई में खुद को क्यों शामिल नहीं किया है? क्या इसका कारण यह है कि वह इन छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहती? मूर्ख मत बनो। वायरियाना कभी भी ऐसी नहीं थी जो इन चीजों की परवाह करती। अगर कोई चीज उसे परेशान करती तो वह उसे नष्ट कर देती। और मेरा विश्वास करें, आर्किटुरस से निपटना अत्यंत कष्टकारी है। वास्तव में आर्किटुरस के आज तक जीवित रहने का एकमात्र कारण मैं ही हूँ। वायरियाना की नजरों में वह उपयोगी है। वह एक सान का पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिस पर मैं कदम रख सकता हूँ। ये सब एक्सीडोजेनेसिस बनाम ड्रैगन कॉन्टिनेंट का तमाशा, ये बड़े खिलाड़ियों के लिए मुझे गुस्सा दिलाने के लिए एक खेल के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं है। आप सभी लोग बस कुछ गौण पात्र हैं, जो एक बार उपयोगी न रह जाने पर भुला दिए जाएंगे। यही बात आपके भगवान पर भी लागू होती है। नक्स ने बात की और इस बार केवल गर्गन ही नहीं था। ओबरोन, ईशेत, लिरियाना और अन्य दिव्य चरण साधकों के चेहरों पर समान भाव थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि सभी में से लिरियाना को सच्चाई पता थी। नक्स ने जो कहा वह सही था। अरे, उसने देखा था कि वारियाना और नक्स कितने करीब थे। उनके रिश्ते को ध्यान में रखते हुए लिरियाना को यकीन था कि नक्स की मदद करने के लिए वायरियाना को कुछ कष्टप्रद कीड़ों को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस युद्ध में आर्किटुरस को कभी मौका नहीं मिला, और जैसे कि नक्स को पता चल गया कि लिरियाना क्या सोच रही थी, उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ऐसा मत सोचो कि आर्किटुरस या तुम में से किसी के पास कभी मौका नहीं था। मेरा विश्वास करो, अगर मैं कभी ऐसी स्थिति में होता जहां मेरी जान को खतरा होता, तो वायरियाना ने मेरी रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया होता। हाँ, यदि आप मुझे मारने की स्थिति में होते तो बिना किसी हस्तक्षेप के मुझे मार सकते थे। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकता, तो वायरियाना की नज़र में मैं उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखभाल और प्रोत्साहन पाने का हकदार भी नहीं हूँ। आप चीजों की बड़ी योजना में इतने बेकार हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से वायरियाना को पूरा यकीन था कि आप में से कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वह महिला मुझे कभी भी नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी और तुरंत ही लिरियाना को याद आया कि कैसे उस समय वायरियाना आगे आई थी जब सीजर और फॉस्टिना नक्स की ओर बढ़े थे। वह महिला नक्स के लिए उन लोगों के खिलाफ भी खड़ी हुई, जिनका दर्जा उससे ऊंचा था, जिनके बारे में उसका मानना था कि वे वास्तव में नक्स को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो गार्गन, क्या तुम अब भी सचमुच मानते हो कि मैं तुम्हारा गुरु बनने के योग्य नहीं हूं और आर्किटुरस इसका हकदार है? नक्स ने गार्गन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे, तो शायद मैं आपके बारे में गलत था और आप वास्तव में एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली हैं, एक सीमित दृष्टि वाला व्यक्ति जो उस विशाल दुनिया के बारे में नहीं सोच सकता जो उसकी अपेक्षाओं से परे है। गर्गन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग समझ नहीं पाया कि नक्स ने क्या कहा। अचानक उसे अपने आप को छोटा महसूस हुआ। दिव्य चरण साधक होने का उनका अहंकार पूरी तरह से कुचल दिया गया। वह उस क्षण को याद नहीं कर पा रहा था जब उसे जमीन पर बैठा दिया गया था, और उसकी आभा का उपयोग करके उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया गया था। उन्होंने याद किया कि कैसे तथाकथित ड्रैगन लॉर्ड भी उनसे अलग नहीं थे,
वे कमजोर लोगों का एक समूह थे जो ताकतवरों का विरोध करने में असमर्थ थे। और यह सोचना कि स्ट्रॉन्ग एक महिला थी जो दिव्य चरण साधिका थी, ठीक उन्हीं की तरह। मैं आपसे फिर पूछूंगा, गार्गन फायरिक्लॉ, क्या तुम मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? नक्स ने अपना प्रश्न दोहराया। इस बार उसके शब्द गार्गन के सिर में गूंज उठे, और अंत में हाँ, गार्गन के पास सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। नक्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभरी। उसने नहीं सोचा था कि वह जो चाहता था, वह सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल से पालेगा। प्रतिद्वंद्वी की भावना को कुचलना उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार था जितना उसने शुरू में सोचा था। दूसरी ओर, गार्गन को अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा का प्रवेश महसूस हो रहा था। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने नक्स की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज जो ये सुनिश्चित करेगी कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। नक्स ने ड्रैगन के कंधे को थपथपाते हुए ठहाका लगाया। freewebnovel.com। क्या? गार्गन की भौहें तन गईं, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा है और जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने शरीर पर से पूरी तरह नियंत्रण कैसे खो दिया था। वह वापस खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, हालांकि उसका शरीर उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या तुम्हें अंततः इसका एहसास हुआ? अचानक गर्गन ने नक्स का प्रश्न सुना। क्या आर्किटुरस और मेरे बीच का अंतर? निश्चित रूप से, नक्स ने हंसकर कहा। तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? उसने अपना प्रश्न दोहराया। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है, नक्स ने उत्तर दिया। फिर इस बार उन्होंने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और सीधे गार्गन के दिमाग में बात कही। अब तुम्हारे शरीर, तुम्हारे जीवन, तुम्हारी मृत्यु पर मेरा पूरा नियंत्रण है। सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हारी यादों को देख सकता हूँ, उन्हें बदल सकता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नई यादें भी बना सकता हूँ। तुम्हें एक कठपुतली में बदल सकता हूँ जो अपने अतीत का एक प्रतिबिंब मात्र है। बेशक, अंतिम विकल्प केवल उन दासों के लिए है जो अपने स्वामी की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? गर्गन चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह नक्स को घूर रहा था। तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? नक्स ने प्रश्न किया। तभी अचानक, न चाहते हुए भी, गार्गन का सिर अपने आप हिल गया और उसने अपना माथा जमीन पर टिका दिया। अपनी जगह मत भूलना, छिपकली। उन कल्पित बौनों के विपरीत, जिनके लिए मैं अभी भी दोषी महसूस करता हूँ और जिनके लिए मेरे मन में एक नर्म जगह है। तुम एक बार मेरे दुश्मन थे। मैं तुम्हें वह दर्द महसूस कराने में संकोच नहीं करूंगा जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। अब अपना मुंह बंद करो। मैं अपनी सास के सामने कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। नक्स ने आयशेत की ओर देखते हुए कहा, जो उसके चेहरे पर हैरानी भरी नजर से देख रही थी। नक्स ने हंसकर कहा। आयशेत को समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। सामान्य परिस्थितियों में वह शायद नक्स की तुलना में अधिक चंचल भाव के साथ हंसती, लेकिन अभी नक्स एक ड्रैगन के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ खड़ा था। एक ड्रैगन जो संभवतः आमने सामने की लड़ाई में उससे अधिक शक्तिशाली था। नक्स को इस तरह खड़ा देखकर यहाँ तक कि आयशेत भी डर गई। दूसरी ओर गर्गन, जिसे एक और झटका लगा था, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन नक्स के आदेश के कारण वह अपना मुंह नहीं खोल सका। हालांकि एक दिव्य चरण साधक के रूप में उन्होंने जल्द ही सीख लिया कि दास मोहर का मानसिक संबंध कैसे काम करता है। और एल्स, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने एल्स के साथ भी ऐसा ही किया? उन सभी 31 में उनकी रानी भी शामिल हैं। नक्स ने छिपने की जहमत नहीं उठाए और गर्गन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों एल्स नक्स के लिए इतनी दूर जा रहे थे, जबकि उन दोनों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। सोचिए कि इस आदमी के अधीन एक पूरी जाति थी। गार्गन, मैं तुम्हें सावधानी से काम करने का सुझाव देता हूँ। मुझे उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मजबूर न करें जिनका मैं उपयोग नहीं करना चाहता। नक्स ने शांत स्वर में कहा। उद्धरण। गार्गन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, स्थिति के बारे में सोचने के लिए कुछ समय लिया, फिर अंततः उसने पूरी तरह से हार मान ली। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई और विकल्प था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? नक्स के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। मेरे साथ आइए। उन्होंने यह बात गर्गन के कमरे के अंदर ड्रैगन महाद्वीप का द्वार खोलते हुए कही, और बाहर चले गए। गर्गन ने आदेशानुसार उसका पीछा किया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? पोर्टल बंद होते ही उसने पूछा। कुछ नहीं,
तुम बस इंतजार करो। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। गर्गन ने भौहें सिकोड़ी। वह जानना चाहता था कि यह सब क्या है, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि एक और दिव्यचरण ड्रैगन उसकी ओर आ रहा है और वह अंततः समझ गया कि नक्स क्या करना चाहता था। तुम कमीने, उसने गाली दी। हालांकि नक्स जोर से हंसा। मुझे लगता है मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है ना? उन्होंने पूछताछ की और कुछ मिनट बाद एक अन्य दिव्यचरण ड्रैगन को मृत्यु पोर्टल में धकेल दिया गया, जहां 30 से अधिक दिव्यचरण ड्रैगन उनका इंतजार कर रहे थे, इस बार उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उन्हें भरोसा था। क्या आपको पता है कि सफेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1248। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स एक ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1248। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स एक ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 1248। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स एक ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? 1248। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स एक ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? क्या वह आदमी डेथमैच में एक पूर्ण संत के खिलाफ लड़ रहा है? एरियाना हैरान रह गई। वह जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम उस आदमी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं दिखा रही हो? लिरियाना ने चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी के भाव के साथ सवाल किया। माँ, वह एक पूर्ण संत के खिलाफ लड़ रहा है। एक अर्थ संत एक संत के खिलाफ लड़ रहा है। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि यह कोई बड़ी बात है? जब मैं पीक सेमी सेंट थी तो मैंने कुछ संतों को हराया है, लिरियाना ने जवाब दिया। हालांकि एरियाना ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। माँ, पूर्ण और अपूर्ण साधक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आप उस दृष्टिकोण से इसके बारे में नहीं सोच सकते। जब एक पूर्ण महान संत अर्थ संत बन जाता है तो वह न केवल एक शरीर साधक की तरह अपने पूरे शरीर का पुनर्निर्माण करता है, बल्कि उन्हें एक मनशील भी मिलती है जो मन साधकों को मिलती है। ये शक्ति अब एक सामान्य अपूर्ण कल्टीवेटर को मिलने वाली शक्ति अब से दुगुना से भी अधिक है। यही बात संत और अर्थ संत के बीच परिवर्तन के लिए भी कही जा सकती है। हालांकि दोनों श्रेणियों के बीच कोई चरण अंतर नहीं है, फिर भी पावर अप एक समान है, जो अपूर्ण साधक की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। अतः एक संत को अर्ध संत के रूप में पराजित करना और एक पूर्ण साधक के रूप में उसे पराजित करना, दोनों पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी सोरेन जैसा कोई है, जो पैतृक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पूर्ण संतों में से एक है। वह बिना किसी कारण के कबीले का नेता नहीं बन गया। एरियाना ने पूरी स्थिति समझाई। लिरियाना को एल्विन रानी के रूप में स्पष्ट रूप से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि एरियाना किस बारे में बात कर रही थी और वह जानती थी कि एक पूर्ण अर्थ संत के लिए एक पूर्ण संत को हराना कितना कठिन है। कुछ मामलों में ये लगभग असंभव है। लिरियाना को ये बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की नक्स के प्रति रुचि पसंद नहीं थी। दूसरी ओर एरियाना के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और लेकिन वह आदमी नक्स के प्रति घृणा से भरा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि नक्स यहाँ थोड़ा अधीर हो रहा है? भले ही वह सोरेन द्वारा उसकी पत्नियों को उससे दूर ले जाने की कोशिश से नाराज हो, क्या आपको नहीं लगता कि उसे संत बनने तक इंतजार करना चाहिए और फिर उसे चुनौती देनी चाहिए? क्या होगा यदि वह स्वयं को खतरनाक स्थिति में डाल दे? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि ड्रैगन लॉर्ड भी वहां मौजूद होंगे। स्थिति निश्चित रूप से उनके पक्ष में नहीं होगी। एरियाना ने चेहरे पर परेशानी भरी नजर लाते हुए कहा। फिर वह लिरियाना की ओर मुड़ी और माँ, क्या हम उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते? दूसरी ओर लिरियाना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी बेटी इतनी चिंतित दिख रही थी। तुम उस कमीने के बारे में इतना चिंतित क्यों हो? सबसे बुरी बात तो ये हो सकती है कि वह मारा जाएगा। इसका हमसे क्या लेना देना है? माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अचानक एरियाना ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। हम सभी जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण वह है। अन्यथा हम अब तक ड्रैगन का सामना कर रहे होते और हमारे लोग व्यर्थ ही मर जाते। उन्होंने न केवल हमारी रक्षा की, बल्कि हमारे लोगों की भी रक्षा की। 20 मिलियन से अधिक कल्पित बौनों को घर प्रदान किया, और कल्पित बौनों की रानी होने के नाते आप उन्हें कोस रही हैं और उनके विनाश के बारे में सोच रही हैं। आप इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं? अरीना ने चेहरे पर अन्यायपूर्ण भाव लाते हुए सवाल किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस तरह का व्यवहार कर रही है। अपनी बेटी को ऐसा करते देख लिरियाना के चेहरे पर एक भावशून्य भाव उभर आया।
उसने मन ही मन उस कमीने को फिर कोसा। तूने मेरी बेटी पर यह कैसा जादू कर दिया है, कमीने? क्या मैंने तुझे उससे दूर रहने को नहीं कहा था? हालांकि इस समय उनकी बेटी के सामने अपना नाम साफ करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। ड्रैगन हम पर हमला नहीं करते। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई सिर्फ इसलिए चुन ले क्योंकि उन्हें ऐसा करने का मन है। उसने चेहरे पर अधिकारपूर्ण भाव के साथ कहा। ओह, तो फिर आपने हमारे सभी लोगों को जो कुछ वे कर रहे थे उसे रोककर यहाँ आने का आदेश क्यों दिया? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, है ना? लिरियाना ने अपनी आंखें बचाकर कहा, मैंने सिर्फ सुरक्षा के लिए आदेश दिया था। देखा, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें मारा जा सकता था, और अब तुम उस आदमी को कोस रहे हो जिसने हमें रहने की जगह दी। और आपको क्या लगता है कि हमारे ऊपर मंडरा रहे संभावित खतरे के पीछे कौन है? ये वही आदमी है। ये स्पष्ट है कि अगर उसके पास साधन हो तो वह हमें सुरक्षित स्थान देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो? अचानक एरियाना ने पूछा। एल्विन रानी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और राजकुमारी ने आगे कहा, आप ही थे जिन्होंने नक्स का पक्ष लेने का फैसला किया था, है ना? फिर इसके लिए उसे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? आप भी दूसरों की तरह तटस्थ रहना चुन सकते थे और ऐसा नहीं होता। एरियाना ने जवाब दिया और लिरियाना चुप हो गई। उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों थी और वह खुद में दोष ढूंढने से खुद को रोक नहीं सकी। आखिरकार नक्स के जाल में फंसना उसकी गलती थी। उस व्यक्ति ने केवल अपने पास उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग किया। उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करता नहीं। वास्तव में एक सच्चा दुष्ट व्यक्ति इससे भी बुरा काम कर सकता था। ये सब सोचते हुए लिरियाना चुप हो गई। अपनी माँ की प्रतिक्रिया में परिवर्तन देखकर एरियाना का स्वर भी बदल गया। मैं यह नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत किया है, माँ। उनका समर्थन करने का आपका निर्णय सही है। वह असीम संभावनाओं वाले व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि उनके पीछे लेडी वायरियाना भी हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरह उसकी मदद करें। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता, एरियाना ने नर्म स्वर में कहा। लिरियाना ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, वह हारेगा नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह कितना ताकतवर है। उसने बोला, ईमानदारी से कहूँ तो चाहे वह उसे कितना भी कोसे, उस आदमी की पत्नियों के बाद वह ही थी जो उसके बारे में सबसे अधिक जानती थी। उसकी क्षमताओं की सीमा को देखते हुए वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि नक्स युद्ध नहीं हारेगा। किसी कारणवश अपनी माँ से यह बात सुनकर एरियाना को आश्वस्ति मिली। फिर उसने आह भरी, मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। मुझे यकीन है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत कुछ सीखूंगा। हालांकि यह अफसोसजनक था, एरियाना जानती थी कि उसकी माँ उसे कभी भी युद्ध देखने की अनुमति नहीं देंगी। आखिरकार लगभग सभी जानते थे कि आर्किटुरस कल अपनी बड़ी सेना के साथ वहां होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि स्टेडियम एक महान युद्ध का केंद्र बन जाए और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो। एरियाना जानती थी कि उसकी माँ उसे ऐसी जगहों पर जाने की अनुमति कभी नहीं देगी, चाहे वह कितना भी कहे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। यदि आप सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं तो आप मेरे साथ युद्ध देखने आ सकते हैं। एरियाना ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। सच में? उसने पूछा। एल्विन रानी ने सिर हिलाया। द ड्रैगन लो के बारे में क्या? आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिरियाना के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वास्तव में आपको निश्चित रूप से मेरे साथ आना चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ बहुत ही रोमांचक होगा। इस बारे में सोचते हुए लिरियाना वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रही थी। अल्पविराम, चाचा। दूसरी ओर रक्त महाद्वीप में मेलिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने चाचा का अभिवादन किया। दूसरी ओर अलारिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं तुम्हारी खातिर एक बार तुम्हारी योजना के साथ चला गया था, मेलिया। मुझसे दूसरी बार मत पूछना। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके पास केवल इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ मांगना है? मेलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वह नाराज थी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल अपने पिछले अनुभव के कारण ही बात करता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं विदा लेती हूँ। मेलिया तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर पिशाच राजा तुरंत पीछे हट गया और ठीक है, यह मेरी गलती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। बैठो। उसकी प्यारी भतीजी अपनी इच्छा से उससे मिलने आई थी। वह उसे कैसे जाने दे सकता था, खासकर तब जब उसके पास उसके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी छिपी हो। तो बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अलारिक ने पूछा। हालांकि मेलिया ने अपना सिर हिलाया।
मैं यहाँ केवल सभी से मिलने आया था और जाने से पहले आपसे मिलने का निर्णय लिया। तो तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो, है ना? अलारिक आश्चर्यचकित हुआ। मिलिया ने भावशून्य भाव से उसे घूरा। अलारिक ने जल्दी से मामले को दबा दिया लेकिन बुरी तरह विफल रहा। एम्ब्रोसिया अपनी बेटी और भाई को इस तरह से व्यवहार करते देखकर अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अंत में उसने अपने भाई के दुख को समाप्त करने का फैसला किया और विषय बदलने का फैसला किया। खैर मिलिया, तुम्हें क्या लगता है कल की लड़ाई कौन जीतेगा, नक्स या सोरेन? ये प्रश्न सुनकर अलारिक ने शीघ्र ही बीच में बोलते हुए कहा, हाँ, मैं भी आपकी राय जानना चाहता था। हालांकि मिलिया ने असमंजस में भौहें सिकोड़ ली। क्या आप नहीं जानते कि चुनौती किसने शुरू की? हम, इससे क्या फर्क पड़ता है? अलारिक ने असमंजस में भौहें सिकोड़ ली। ये नक्स था, मिलिया ने अपने ही प्रश्न का उत्तर दिया। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? अलारिक समझ नहीं सका। क्या आपको लगता है कि मेरा नक्स ऐसी चुनौती शुरू करेगा जिसके बारे में वह सोचता है कि वह हारने वाला है? सोरेन के पास कोई मौका नहीं है। मिलिया को अपने पति की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। पिछला अध्याय।